नमस्कार साथियों, उम्मीद है बहुत बढ़िया होगे। और आप सबके दिमाग में एक बहुत बड़ा टेंशन होगा, सर ये एसएसटी का सिलेबस बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं यानी कि हिमांशु यादव आप सबको बताने वाला हूं आज के इस सेशन में कि अगर आप एसएसटी से, जिसे हम सोशल साइंस भी बोलते हैं, यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इन विषयों से एलटी ग्रेड का पेपर देने वाले हैं, तो जो 120 क्वेश्चन आएंगे उसका सिलेबस क्या है। बहुत दिक्कत है, हालांकि इतना कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, सिलेबस इसमें दिया हुआ है, बट कई बार हम ढूंढ नहीं पाते, हमें मिल नहीं पाता है और आवश्यकता तुरंत की होती है। तो ऐसे में आइए मैं आपको ये पूरा सिलेबस दिखा देता हूँ, जो कि अभी बिल्कुल ताज़ा जो नोटिफिकेशन आया है इसमें उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। और चेंजेस क्या किया हुआ है कि पहले केवल एक पेपर होना था, फिर उन्होंने 2 पेपर किया। पहले पेपर को उन्होंने अलग किया, मतलब उसमें टिक मार्क करने वाला, दूसरे में थोड़ा लिखने की बात उन्होंने कर दी कि हम दूसरा पेपर लिखित रूप में लेंगे। तो वही सब है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास सिलेबस दिया गया है वो हिस्ट्री का दिया गया है, तो हम पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी की बात कर लेंगे, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो आपका जो भी हो आप उसके हिसाब से परेशान मत होइएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आइएगा, जो इसमें लिखा हुआ है उसी की हम बात करेंगे और पढ़ाने के क्रम में हम उसी पर ही डिस्कशन भी करने वाले हैं। आइएगा, सबसे पहले ज्योग्राफी है, तो हम पहले ज्योग्राफी कर लेते हैं। आइएगा, और ज्योग्राफी की आपकी जो पेड बैच में जो क्लासेस होगी वो अमित श्री सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सर के साथ ही सिलेबस रहेगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। बाकी विशेष जानकारी आपको सर के साथ ही मिल जाएगी, हमारे साथ तो बस थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। अगर आप पेपर देने वाले हैं किससे, एसएसटी से, और आपने विषय अपना जियोग्राफी चूज किया है, तो 60 क्वेश्चन इससे आएंगे। उन 60 क्वेश्चन का सिलेबस क्या होगा, तो भूगोल होगा। भूगोल का मतलब क्या होता है, भूगोल के विषय क्षेत्र क्या है, इस पर क्वेश्चन है। दूसरा, ये जो भौतिक भूगोल है उसके बारे में बात की जाएगी। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया का एक साथ, किसी स्थान विशेष का नहीं, पूरी दुनिया को एक गांव मानकर जब हम उसकी उत्पत्ति निर्माण की बात करें तो उसे भौतिक या फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। जिसमें हम सौरमंडल परिचय के बारे में बात करेंगे, यानी कि सर के साथ आप सीखेंगे। इसमें आप सीखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, कांड की थ्योरी, लाप्लास की थ्योरी, जेम्स का सिद्धांत, आखिर ये दुनिया कैसे बनी और दुनिया के जो नियम थे, धरती के बनने के नियम, सूरज से कैसे कौन सा टुकड़ा टकराया, ये सब आप यहाँ पे सीखेंगे। आप सीखेंगे पृथ्वी का परिभ्रमण, अर्थात पृथ्वी हमारी किस तरह से घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है या अपने अक्ष पर कितना कितना हाइपरबोलिक या स्पीड क्या है, उसके घूमने से, उसके झुकाव से क्या प्रभाव पड़ता है, दिन होता है, रात होती है, मौसम होता है, ठंडी होती है, गर्मी होती है, ये सब आप यहाँ पर सीखेंगे। आप सीखेंगे सूर्य ग्रहण, आप सीखेंगे चंद्र ग्रहण क्यों होता है, आप अक्षांश और देशांतर से करेंगे। अगर मैं पूरे सिलेबस के सारे टॉपिक को लिखूं तो ये लगभग 60 के आसपास हो जाएंगे। तो ये मानकर चलिएगा कि लगभग हर एक टॉपिक के आसपास से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो हमारे टॉपिक रहेंगे, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, छोड़िएगा मत। भौगोलिक संदर्भ में प्रणाली, आपको ज्योग्राफी पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस, जो भी करंट का है, जीपीएस होता है ना, हम अपने मोबाइल में निकाल के देखते हैं जीपीएस, नेविगेशन का, टाइम निकालने का, प्रधान माध्यान्ह रेखा, कैसे हम समय निकालते हैं, कहाँ का, मैं 82.5 डिग्री में हूँ, 5.5 घंटे आगे हूँ, ये सब आप यहाँ पर सीखेंगे। आप डेट लाइन सीखेंगे कि अगर 180 डिग्री को कोई क्रॉस करता है तो सोमवार से मंगलवार चला जाएगा, मंगलवार से पीछे आ जाएगा, तो ये कैसे डेट लाइन ट्रांसफर होगी, ये आप इस पहले सेगमेंट में सीखेंगे। फिर आपका अगला नंबर आएगा लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, जहां पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सियाल, सीमा, नीफे, ये आप टॉपिक हैं, सब आप पढ़ेंगे। कैसे अंदर की संरचना होती, चट्टान के प्रकार, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान आप सीखेंगे। ज्वालामुखी क्रिया सीखेंगे, कैसे निकलती ज्वालामुखी, पूरी दुनिया में ज्वालामुखी कहाँ कहाँ फैला है, ये आपका ज्योग्राफी का रहेगा। फिर ज्योग्राफी में आप भूकंप सीखेंगे, भूकंप की उत्पत्ति, भूकंप का विवरण, महाद्वीप एवं महासागरों का जो वितरण है ये आप सीखेंगे। चतुष्फलक सिद्धांत आप सीखेंगे, लोथियन ग्रीन, ये थोड़ा सा थिंकर के बारे में भी जानना है, बस यही अलग होता है। जब हम टीचर बनने जा रहे होते हैं तो हमें किस व्यक्ति ने कौन सा सिद्धांत दिया वो भी जानना होता है। हम महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर, पर्वत का वर्गीकरण, पर्वत का निर्माण, कोबरा का सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक्स, पठार विशेषता, वर्गीकरण, मैदान, उत्पत्ति एवं वर्गीकरण, अपक्षय, अपरदन, वेदरिंग, इरोजन किसे कहा जाता है, ये सब आप सीखेंगे। इनकी क्या फिलॉसफी है, कैसे बनेंगे, मोरेन किसे कहेंगे, हीमोर जिसको बोलते हैं, या लोएस के पर्वत, ये सब आप यहाँ पे सीखेंगे बिंदास तरीके से। नदी वायु प्रणाली, हिम नदी के कार्य क्या है, कैसे आइस रिवर बहती है, वो क्या क्या सामग्री अपने साथ लेकर जाती है, ये सब कुछ आप यहाँ पे सीखने वाले हैं।
देखो इतना कुछ सीखने के बाद आप टीचर बनते हो, तब लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया है, सब कुछ सकारात्मक चल रहा है, और आना भी चाहिए टीचर को, है ना। ये टीचर का मतलब है आप भविष्य का निर्माण करोगे। अब भविष्य, भारत का भविष्य किस दिशा में जाएगा, आज जिन बच्चों को आप पढ़ाओगे उनको कितना नॉलेज आप दोगे, कितना वो आपको पसंद करेंगे, ये निर्भर करेगा आपकी क्लास के ऊपर। तो इसलिए एक टीचर को जितना ज़्यादा नॉलेज हो और उसके पढ़ाने में जितनी सौम्यता हो, नम्यता हो, पढ़ाने के एग्जाम्पल्स हो, उतना ही अच्छा, और आप भी उतने ही अच्छे टीचर्स बनिएगा जैसे आपके अमित श्री सर आपको पढ़ाएंगे। तो आगे बात करते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल का संगठक, संरचना, सूर्य तप, कैसे सूर्य तप होगा, वितरण, प्रभाव कारक, तापमान का क्षैतिक ऊर्ध्वाधर वितरण, वायुदाब, वायुदाब पेटियां, ग्रही पवन, मानसून कैसे भारत में आएगा, कैसे उत्पत्ति होगी, थॉर्नवेट का सिद्धांत क्या, त्रिवार्ता का सिद्धांत क्या है, सब आप पढ़ोगे कि AW किसे कहते हैं, CW किसे कहते हैं, हम गंगा के मैदान को CGW क्या क्या नाम देते हैं, ये सब आप इधर सीखने वाले हो। बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, चक्रवात, झंझा, जेट पवने, ये सब आप क्लाइमेटोलॉजी में सीखोगे। वर्षण के प्रकार, विश्व की जलवायु प्रदेश, जैसे चीन तुल्य जलवायु है, जैसे आप पढ़ेंगे लारेशियन तुल्य जलवायु, साइबेरियन, स्टेपी, सब आप यहाँ पर सीखेंगे। ये सब आपका वायुमंडल में रहेगा। फिर जब आप जल में आएंगे तो जल का मतलब, जल हमारे धरती में सबसे ज्यादा जल ही मौजूद है ऊपरी सतह में, तो उसमें आप पढ़ोगे सागर के बारे में। और जब आप सागर पढ़ोगे तो सागर की गहराई कैसे, उसका डिजाइन हिप्सोमेट्रिक कर्व पढ़ेंगे। महासागरी जल का टेम्परेचर, लवणता, महासागरी जल धाराएं, जलधारा की उत्पत्ति, प्रभाव, ज्वार भाटा, इन सब के बारे में। न्यूटन का हैवेल का सिद्धांत, आखिर ये लोग दिखाते हैं कि ज्वार भाटा कैसे आता है, सूरज का क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ता है, सिजगी का क्या प्रभाव पड़ता है, युति व्युति का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब आप यहाँ पे सीखेंगे इस चैप्टर में। फिर आता है बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। जैवमंडल में हम इंसान जो रहते हैं, जो तीनों चीजों की जरूरत होती है, जल की, वायु की, स्थल की, तब बनता है। इसका मतलब क्या है, फिलॉसफी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे बोलेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के पश्चात जैवमंडल, जैव अनुक्रम, प्राथमिक द्वितीयक, विश्व के प्रमुख जीवोम, बायोम किसे कहते हैं, जैसे चीन तुल्य बायोम हो गया, जैसे सवाना बायोम हो गया, जैसे मानसूनी, इनको बायोम कहा जाता है। ये कैसे बनेंगे, ये सब आप इधर सीखोगे, जानोगे, पढ़ोगे। फिर अगला आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। एक्चुअली में सही ज्योग्राफी ये है, सबसे बेहतर ज्योग्राफी इसे बोला जाता है। आप पढ़ोगे यहाँ पे अर्थ, विषय के क्षेत्र, और हटिंगटन, ब्रूस, मानव पर्यावरण अंतर संबंध को आप सीखोगे। निश्चयवाद, संभववाद, रूको, जाओ, निश्चयवाद, जनसंख्या वृद्धि, विश्व वितरण, जनसांख्यिकी, जनसंख्या, मानव प्रजाति, वितरण, विशिष्ट लक्षण, एंड काकेसाइड, मंगोलाइड, ये सभी प्रजातियां, बुशमैन, एस्किमो, किर्गिज जनजातियों के बारे में आप पढ़ेंगे। कौन सी, और ये सबसे अच्छी ज्योग्राफी यही है। हम जो पढ़ते हैं ना, नदी कहाँ निकल गई, कहाँ चली गई, वो सब तो अलग बात है, मैपिंग का पार्ट है। रियल ज्योग्राफी मानव ज्योग्राफी, जब मानव की बसावट, मानव के रहने उठने बैठने, मानव की सांस्कृतिक क्रियाकलाप, मानव की मार्केट कैसे बनती है। किसी जगह पर एक आइसक्रीम बेचने वाला था, फिर 2 आइसक्रीम हो गए, फिर 3 आइसक्रीम वाले हो गए, अब शाम को वहाँ भीड़ लगने लगी। तो ये बेबर के जो सिद्धांत है, ऐसी बहुत सी चीजें आप सीखेंगे। ये वाली ओरिजिनल ज्योग्राफी है। मानव भूगोल जहाँ पर आप सीखते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप आप मानव के सीखते हैं, मानव के पैटर्न, मानव वी आकार में रहता, टी आकार में रहता, गांव कैसे बनते हैं, नदी के किनारे कैसे गांव विकसित हुए, ये सब आप इधर सीखोगे। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ, और सर के साथ आप बहुत बेहतर ढंग से सीखेंगे। मानव अधिवास का अर्थ, उनके आधारभूत तत्व, अधिवास के प्रकार, घर कैसे, गांव की डिजाइन, नगर की डिजाइन कैसे बनेंगे, भारत में नगरों का वर्ग विभाजन कैसे किया जाएगा, विकासशील देशों में कैसे होते हैं, जैसे नगर, बाद, पुर, ये सब शब्द आपके आते हैं। जो शहर में जो गंदी बस्तियां होती हैं, उन गंदी बस्तियों को कैसे सुधारा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, वो सब आप यहाँ पे सीखने वाले हो। और चिंता मत करो, मैं आपको इतिहास का भी बताने वाला हूँ, सारे सब्जेक्ट करा दूंगा। आर्थिक भूगोल में आपका, आर्थिक भूगोल का मतलब इसका विषय प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र में, यानी कि कृषि में कैसे भूगोल काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में भूगोल कैसे, सर्विस सेक्टर में ज्योग्राफी कैसे काम कर रहा है। और देखो अभी चतुर्थक उत्पादक श्रेणी भी आ गई। अभी तक हम केवल 3 सेक्टर पढ़ते थे, वैसे तो 6 सेक्टर हो गए हैं, लेकिन यहाँ 4थे सेक्टर तक ही दिया गया है। चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, कहवा, रबड़ उत्पादन, विश्व वितरण, कहाँ कितना चावल कितना गेहूं होता, वितरण, संसाधन में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, उद्योग की स्थानीयकरण, कौन सा उद्योग विकसित हुआ, क्यों आखिर दिल्ली में ही विकसित हुआ, दिल्ली में गुड़गांव और नोएडा, दिल्ली एक साथ विकसित हुए, जैसे पुणे, बंबई एक साथ विकसित हुए, कैसे, वो आपको यहाँ सीखना है। इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, एल्युमिनियम, तेल शोधन, औद्योगिक प्रदेश सीमांकन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के औद्योगिक प्रदेश, विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग एवं उनके पत्तन, यानी कि बंदरगाह,
ये सब आप यहाँ पे सीखोगे। आप सीखोगे भारत का भूगोल, और ये आपको पता है, ये वही आपका भारत का भूगोल वही वाला है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। स्थिति, विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हिंद महासागर का आर्थिक सामरिक महत्व, ये सब आप यहाँ पे सीखोगे। जो वन संसाधन है, भारत का तो पूरा पढ़ना है। भारत का अपवाह यानी नदी सिस्टम, भारत का धरातलीय अपवाह जितना डिजाइन है, जैसे दक्कन का क्षेत्र है, जैसे आपका हिमालय का क्षेत्र है, गंगा का मैदान है, यहाँ कौन सी वनस्पति है, कौन सी जलवायु प्रदेश है, कोपेन ने क्या कहा है, ये सब आपको यहाँ पढ़ना है। कृषि में, कृषि आपको पढ़ना है। उत्पादन, प्रगति, समस्या, कृषि में हरित, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, ये सभी क्रांति आपको पढ़नी है। उत्पादन में वितरण, कृषि क्षेत्र, ओ स्लम्पा, बी एसिली एंड जॉनसन खनिज, इन सबके थ्योरी पढ़नी है। लॉ एस्क से कोयला, पेट्रोलियम, इनका उत्पादन आपको देखना कितना फायदे का है। इस्पात देखना, जनसंख्या देखनी है, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, भारत में जनसंख्या, नीति, पॉलिसी, नागरिकरण, रेल, सड़क, परिवहन, कुछ नहीं छूटा है, सारा उन्होंने दे रखा है। अगर इन सारे शब्दों से दो दो हर दूसरे तीसरे में भी अगर एक एक क्वेश्चन आएगा तब भी काम बन जाएगा। आपको पूरा सिलेबस रहेगा तो बढ़िया हो जाएगा, ये बढ़िया तरीके से आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इतिहास की। इतिहास में एंशिएंट इंडिया के जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक इन्होंने सिंपली दिए हुए हैं, बिना किसी टेंशन के। अगर आप इतिहास का देखना चाहते हैं तो देखेंगे, इतिहास का जो सिलेबस इन्होंने दिया है, प्रागैतिहासिक काल यानी कि स्टोन एज के बारे में पूरी बात आपको बतानी है। फिर आपको सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है, कैसे कैसे चलेगा, और इसकी मोहरें, इसमें धर्म, नगर नियोजन और प्रस्तर मूर्तियां कहाँ कितनी मिली, सब आपको मैं पढ़ाता ही हूँ। इतिहास में सिंपल है। पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, उत्तर वैदिक काल, परिवर्तन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ये सब कुछ आपको सीखने को इधर मिलने वाला है। सिंपल है, एंशिएंट हिस्ट्री है जो हम पढ़ते हैं स्टोन एज लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं आपका, क्योंकि इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा, और सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग करते हैं। फिर वैदिक काल पढ़ते हैं, ये वैदिक काल है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ये हम पढ़ते ही हैं, मैं आपको पढ़ाता ही हूँ और आपको दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, 16 महाजनपद के पास आते हैं। देखते हैं यहाँ 16 महाजनपद के बारे में क्या इन्होंने लिखा है। नागरिक शास्त्र, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, ये रहा भैया। अगला नंबर किसका आएगा, वेदों के बाद किसका नंबर आएगा, वेदों के बाद हर्यक वंश का। अब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश बिना पढ़े आप जो है शादी करा नहीं सकते हो, चाणक्य गुस्सा होगा नहीं, तो इसलिए चाणक्य को लाने के लिए आपको वो टॉपिक करना पड़ेगा। बाकी यहाँ इन्होंने बताया है कि हम मौर्य से पूछेंगे, तो चलो भैया मौर्य काल 16 महाजनपद छोड़ दिया है, लेकिन मौर्य काल बनने के लिए, मगध बनने के लिए 16 महाजनपद पढ़ना पड़ेगा। मौर्यों की उत्पत्ति, चंद्रगुप्त की उपलब्धियां, ये सब, धम्म का प्रचार, अशोक का। अच्छा, मैं जब आपको कराऊंगा तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मेरे क्लास में मैं आपको आंसर राइटिंग भी कराते चलूंगा। हाँ, एक एक दो के मैं आपको आंसर राइटिंग कराता चलूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, एक एक दो में आपको आंसर राइटिंग कराता रहूंगा। ये सीक्रेट रहेगा, किसी से बताना मत। हाँ, ये सीक्रेट रहेगा, हमारे और आपके बीच की केवल बात रहेगी, चुपके से। और अशोक की कल्याणकारी कार्य, अशोक का मूल्यांकन, मौर्य समाज के पतन के क्या कारण थे, सब आपको पढ़ना है। गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त यानी कि कुमारगुप्त, ये गुप्त वंश के जितने भी राजा हैं, स्कंदगुप्त, हूणों का आक्रमण और गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये सब आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद चोल काल इसी समय। अच्छा देखो, चोल काल में इनको संगम टाइप वाला चोल काल बताना चाहिए था, बट इन्होंने सिलेबस में सीधा लिख दिया 9वीं शताब्दी वाला, जो राजेंद्र प्रथम और राजराज वाला था, जिनकी स्थापना विजयाल ने की थी। लेकिन हमें पुराना वाला चोल भी पढ़ना पड़ेगा, नया चोल संगम काल भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि उधर आपके चोर चेर पांड्य से संबंधित था। ये नया वाला चोर भी पढ़ना पड़ेगा, राजेंद्र, राज प्रथम, इनकी स्थानीय शासन प्रणाली क्या थी, चोलकालीन कला संस्कृति क्या थी, पढ़ना पड़ेगा। अब भारत में हो गया विदेशी आक्रमण। चलो भैया विदेशी आक्रमण कराते हैं। विदेशी आक्रमण में किसको हम लेकर आएंगे, अरबों का आक्रमण। किसका आक्रमण, अरब राज्यों का आक्रमण, गजनवी का आक्रमण, गजनवी का या मोहम्मद बिन कासिम का, महमूद गोरी का गजनवी का आक्रमण यहाँ पे है। फिर दिल्ली सल्तनत के राजा आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि दिल्ली सल्तनत में आपका हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, यही नाम लिखे हैं। ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का हमला और सैयद वंश, लोधी वंश हो गया। फिर मुगल की बात करें तो मुगलों में आपके वही बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद में वो आपका मॉडर्न इंडिया चला जाएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का पतन खत्म। फिर आपका आएगा विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मराठा, क्योंकि 1500 ईस्वी के आसपास ये सारे बने थे। वैसे तो 1336 1346 में बनते हैं उधर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, और मराठों का उदय भी इसी समय खत्म हो जाएगा
चलते रहेंगे। मराठा तो खैर आपके 1800 के बाद तक चलेंगे, जब तक इनका पूरी तरह से दमन नहीं किया जाएगा तब तक ये मराठा चलते रहेंगे पेशवा के रूप में। फिर यहां से मध्यकालीन संस्कृति के बारे में, भैया ये वाला टॉपिक आपको अलग से ध्यान देना है। मध्यकालीन संस्कृति यानी कि हमारा धर्म, हमारा सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला, स्थापत्य। इस स्थापत्य में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंशिएंट में स्थापत्य नहीं दिया है, केवल अशोक के साथ लिखा हुआ है कि अशोक के प्रचार के बारे में बताइए, तो वहां अशोक की स्तूप तो पढ़ लेंगे और बाकी इधर आपको पढ़ना पड़ेगा। अजंता एलोरा का नाम नहीं लिखा, क्या उसे नहीं पढ़ोगे? बाघ की गुफाएं, पेंटिंग कला, चित्रकला, दीवालों की जो है सब पढ़नी पड़ेगी, इधर नहीं लिखी तो क्या हुआ। मध्यकालीन समाज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग। इस समय मध्यकाल में जो हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। फिर आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग, धंधे, व्यापार और शिक्षा। हंटर आयोग, वुड का डिस्पैच, ये आप इसमें पढ़ लेंगे। 1857 की क्रांति आपको पता ही है। 19वीं शताब्दी से भारत में पुनर्जागरण शुरू हुआ, यानी कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आचार्य केशव चंद्र सेन, आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है, तो ये हम लोग इधर करेंगे। फिर इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपके आंदोलन सारे करने, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर कुछ विशेष लोगों के नाम भी दिया इन्होंने, महात्मा गांधी, तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस का योगदान क्या रहा, कैसे इन लोगों ने काम किया, इनका जीवन परिचय पढ़ना पड़ेगा। स्वतंत्रता की प्राप्ति में क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना का क्या प्लान रहा, यानी कि 45 के बाद। और स्वतंत्रता के बाद भारत 1950, यानी कि हमारे देश में जो औद्योगिक नीति की शुरुआत हुई, वो औद्योगिक नीति तक हमें जानना पड़ेगा। संविधान का निर्माण हमें करना पड़ेगा, लेकिन संविधान का निर्माण हमारा उधर पॉलिटी वाले में भी हिस्सा है, तो हम पॉलिटी वाले में संविधान का निर्माण कर लेंगे, यहाँ से वहां कर लेंगे। और आप लोग को तो वैसे भी देखने के लिए मिल ही जाएगा, तो आप कर ही सकते हो। ये पूरा सिलेबस हम उंगलियों में सॉल्व कर लेंगे। इतिहास का, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो इतिहास का मैं ऐसे उंगलियों में सॉल्व कर लेंगे। हम लिखने का भी कुछ बहुत प्रयास कर लेंगे, बीच बीच एक एक दो दो क्वेश्चन लिखा भी दिया करूंगा। प्लस आपके इस सिलेबस को पूरा कराने के लिए मैं कंटेंट प्लस एमसीक्यू दोनों लेकर आपके साथ चलूंगा, और ये एमसीक्यू होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। दोनों काम हम लेकर चलेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में क्या क्या सिलेबस रहेगा, आइएगा। इकोनॉमी में आपका अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या होती है, अर्थशास्त्र की परिभाषा, चुनाव की समस्या, व्यष्टि समष्टि विश्लेषण क्या होता है, यानी कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के क्या क्या नियम हैं। और आपका माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी आपने पढ़ा होगा, ये वही लिखा है, व्यष्टि और अवृष्टि जो है, व्यष्टि और समष्टि। फिर इसमें आप पढ़ेंगे कुछ अध्ययन की इकोनॉमी पढ़ने के तरीके क्या हैं, संतुलन का क्या है, निवेश करेंगे तो बढ़ेगा घटेगा वो है, उपभोक्ता व्यवहार, हम अगर कोई चीज प्रयोग करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संतुलन, मार्शल का दृष्टिकोण क्या था, अनधिमान का वक्र चक्र कैसे रहा, कीमत, आय, प्रतिस्थापन, कीमत बढ़ेगी आय घटेगी, आय बढ़ेगी कीमत घटेगी जनसंख्या से, और इसका प्रति जगह पर परिणाम क्या होगा। साथ ही साथ आप मांग का नियम, मांग की आपूर्ति, मांग बढ़ेगी रेट बढ़ेगा, मांग घटेगी रेट अपने आप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जिस मोबाइल का दाम बढ़ता है, डिमांड होती है, उसका रेट हमेशा बढ़ा रहता है, नहीं घटता है, और जिसका डिमांड ही कम रहता है वो घट जाता है उसका रेट। वही बात है उत्पादन जनसंख्या सिद्धांत, जितना ज्यादा उत्पादन होगा जनसंख्या उतनी बढ़ती चली जाएगी, उत्पादन कम होगा भोजन की व्यवस्था रहेगी नहीं, तो लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, भोजन का उत्पादन कम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जनसंख्या बढ़ेगी उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा जनसंख्या बढ़ने लगेगी, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। उत्पादन के बीच में क्या संतुलन है, उत्पादन के नियम परिवर्तन क्या है, अनुपात के नियम क्या है, पैमाना का प्रतिफल क्या है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अनुकूलतम जनसंख्या एवं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये सब आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं बाजार की प्रकृति एवं विभिन्न बाजारों में कीमत निर्धारण कैसे होती है, मार्केट में रेट कैसे निर्धारण होगा, ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है, आपको बस सिलेबस दिखाना है। वितरण के सिद्धांत, मुद्रा बैंकिंग, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कैसे होगा, और आपकी फाइनेंस मार्केट कैसे चलेगी, मुद्रा का मूल्य निर्धारण कैसे होगा, फिशर का कैम्ब्रिज का दृष्टिकोण क्या है, केन्स की बचत निवेश सिद्धांत क्या है, केंद्रीय बैंक आरबीआई के कार्य क्या हैं, व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या हैं, साख सृजन नियंत्रण, मुद्रा आपूर्ति, अवधारणा, मुद्रण स्फीति और अवधारणा, इसके प्रकार नियंत्रण, ये सब आपको सीखना है। साथ ही साथ आपको सीखना है अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं नीति, आपको सीखना सार्वजनिक वित्त यानी कि पब्लिक अकाउंट जो होगा, पब्लिक फंड जो होगा, मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। कर प्रकृति क्या है, कर कैसे लगाया जाएगा, कर का आरोपण, कर का अधिरोपण, कर किसके ऊपर लगेगा, किसके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, लॉरेंज वक्र, ये सब आपको, गिनी गुणांक, सब कुछ आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा। प्लस आर्थिक विकास में हम समृद्धि, ग्रोथ, विकास, आर्थिक विकास,
आर्थिक समृद्धि, आर्थिक प्रणाली या बचत, पूंजी निर्माण, आर्थिक विकास के सिद्धांत, सब आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। आप पढ़ोगे आर्थिक संस्थान जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WTO, विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स के जो देश हैं इनके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है चुनौतियां, अंत में आप कैसे सही कर सकते हो, अर्थव्यवस्था की विशेषता, पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा, नीति आयोग का आर्थिक नीतियां, कृषि में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब, जनसंख्या लाभांश, नगरीकरण, प्रवासन, औद्योगिक विकास, नवीनीकरण प्रवृत्तियां, ये सब आप सीखते हो। और फिर आता है पॉलिटी, जो मैं आपको कराऊंगा। आओ पॉलिटी के बारे में आपको बताता हूँ। पॉलिटी में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले तो भैया यहाँ पे दिए हुए सिद्धांत, सबसे पहले हमें क्या बात करनी पड़ेगी, सिद्धांत क्या, हम ये इस पर बात लास्ट में करेंगे क्लास के दौरान। नागरिक शास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या, किसने क्या क्या परिभाषा दी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी। परिभाषा, निर्माण के तत्व, राज्य की उत्पत्ति, दैवी सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्स का सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार क्या है, अधिकार क्या है, संप्रभुता क्या है, बहुलवाद, कानून एवं दंड के सिद्धांत क्या है, संविधान की परिभाषा क्या होती है, किसने क्या दिया, संविधान कितने प्रकार का होता है, सरकार कितने प्रकार की होती है, संसदात्मक सरकार क्या है, अध्यक्षात्मक सरकार क्या है, एकात्मक सरकार क्या है, संघात्मक सरकार क्या है, प्लस व्यवस्थापिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और आपका जुडिशियरी, ये आपके क्या क्या है इनके बारे में, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद यानी कि ओलिगार्ची, व्यक्तिवाद, एक आदमी का राजा, मोनो क्या बोलते हैं, जिसे राज्यतंत्र बोलते हैं, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फांसीवाद, ये सब आपको थ्योरी है, ये थ्योरी वाला पार्ट है। ये थ्योरी वाले पार्ट के बाद राजनीतिक विचारक आपको कुछ फिलोसफर पढ़ने पड़ेंगे जैसे प्लूटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक और रूसो, जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य, गांधी, ये आपको सारे के सारे फिलोसफी वाले पार्ट करने हैं। ये आपको पॉलिटी वाले सेगमेंट पे देखने को नहीं मिलते हैं। ये आपको किसमें करने पड़ते हैं, ये आपको करने पड़ते हैं जो हम फिलोसफी वाला एरिया, जो ग्रेजुएशन वाला है उसमें ये सब देखने को मिलते हैं। जब आप पॉलिटिकल साइंस करने लग जाते हो तब ये आपको मिलते हैं। फिर भारतीय शासन में क्या मिलेगा, गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब, BR अम्बेडकर, स्वतंत्रता आंदोलन में इनके योगदान, यानी कि इतिहास में भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, हमारे संविधान के आर्टिकल, अनुच्छेद, अनुसूचियां कहाँ से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरीक्षण, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राष्ट्रीय एकीकरण यानी कि भारत का एकीकरण कैसे कैसे भारत बना, समस्या, निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, ये सब आपका पॉलिटी का हिस्सा है, कोर पॉलिटी। नौकरशाह की भूमिका, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, लोकपाल एवं लोकायुक्त, ये आपका भारत के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का है। फिर भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी भी, IR, जिसको इंटर में आपको IR भी पढ़ना पड़ता है तो IR भी मिलेगा। विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, भारत का पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से क्या संबंध है, इसके बारे में ये आपका सिलेबस है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। उम्मीद है आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। वैसे तो कुछ लोगों का आगे पीछे रहा होगा, थोड़ा दिक्कत हुई होगी देखने में, बट फिर भी इस सिलेबस में मैं आपके साथ जुड़ूंगा। पॉलिटी और हिस्ट्री के साथ क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। जैसे क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी तो आपका बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिटी और हिस्ट्री की आपकी लगातार क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल भूलिएगा मत, मन से, ध्यान से, लगन से और कॉपी पेन लेकर आइएगा। अच्छे से हम इस तरह से तैयारी करते हैं कि हमारे एग्जाम का क्वेश्चन हमारे नोट्स के बाहर जाने ना पाए। तो इसी के साथ मुझे आज के लिए आप लोग दीजिएगा इजाजत। आप सबका दिन अच्छा हो और वेरी बहुत बहुत ढेर सारा पहले से एडवांस में गुड विशेस, बेस्ट विशेस, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, ऑल न्यू अपकमिंग टीचर्स। भविष्य में बनने वाले अध्यापकों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।